मोल मोल एक नंबर है जी आपके पास। मोल वैल्यू रखते हो आप 6.023 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले जाते हैं जी। ठीक है जी। एक मोल है आपके पास, एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कोई बात करें, आपके पास एक दर्जन है जी। एक दर्जन का मतलब क्या होता है, उसमें 12 पीस आएंगे जी। इसी तरह जो वन मोल है, इतने नंबर ऑफ उसमें पीसीज होते हैं। आप इतने नंबर ऑफ पीसीज या पार्टिकल्स हो किसके सकते हैं, जब आप केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे हो तो केमिस्ट्री में आप डील करोगे इतने नंबर ऑफ वन मोल्स में एटम हो सकते हैं जी। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं जी, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या आप बात करोगे आयंस की, आयंस दो टाइप के, इतने नंबर ऑफ कटायन हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ अनायन हो सकते हैं। कटायन वो जिस पर पॉजिटिव चार्ज, कोई भी स्पीसीज। अनायन वो जिस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पार्टिकल्स की बात करते हो तो पार्टिकल्स तीन आपके पास, फंडामेंटल पार्टिकल। उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो बात करेगा किसके, न्यूट्रॉन की। अब कोई बोले आपके पास वन मोल है, तो वन मोल जो आप एक डाटा लिख रहे हो, ये वाला डाटा, इसमें आप सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे आप एक दर्जन में मेनली बात करते हैं तो 12 केले याद आते हैं, सिंपल सी। लेकिन एक दर्जन में 12 कॉपी हो सकती है, 12 पेन हो सकते हैं, 12 फ़ोन हो सकते हैं, जो भी है। इसी तरह जो वन मोल है उसकी वैल्यू ये है। ये आए कहाँ से, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि ये वैल्यू होती है आपके पास। ठीक है। फिर आपसे पूछता सबसे एक बात और, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, 19 कूलम्स होता है आपके पास। एक होता है मोलर मास आपके पास। यस, चलो मोलर मास में नहीं जा रहे। अब कोई बोले चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज। अब मैंने पूछा परी से, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, ठीक है जी, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्स। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज आपके पास डबल, जितना चार्ज उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई आपके पास। अब कोई पूछे हर्षिता से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखेंगे, एक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखते हैं, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्स। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आती है, 96,500 कूलम्स, जो किसके इक्वल होगी, 1 फ्राडे। ठीक है जी। अब हमने बोला कि मेरे पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज कैरी करेंगे, तो आप क्या रखोगे, एक मोल की वैल्यू कितनी है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कितने मोल थे ब्रिजेश, 2 मोल थे, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या, 19 कूलम्स आपके पास। ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 फ्राडे, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2 फ्राडेज। यहाँ तक कोई बात समझ में आई। मैं बोलूँ चार्ज इंक्रीज कर दूँ, अब क्वेश्चन देखो किस तरह से आएगा। वो बोल रहा है 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयंस कितना चार्ज कैरी करते हैं, तो हर्षिता बोलेगी जैसे Na है
तो Na को आप Na पॉजिटिव का मतलब है Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, कैसे सर लूज किया होगा जी। तो कितना, मान एक इलेक्ट्रॉन है जी, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे कितना लिखा है 1 मोल। सबसे पहले बात आएगी 1 मोल 6.023 इंटू 10 की पावर 23। चार्ज ऑन एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चार्ज कितना है एक ही है, या आप इस चार्ज को देखो या इलेक्ट्रॉन के चार्ज को देखो, बात एक ही रहेगी। 1.6 इंटू 10 की पावर 9 कूलम्ब, वैल्यू कितनी रही 1 फराडे। अब ब्रिजेश बोले सर मैं 1 मोल की जगह कंसिडर कितने कर रहा हूँ 0.1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन, तो फिर आप लिखोगे 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 कूलम्ब, ये कितना था 1 फराडे, तो आंसर कितना होगा 0.1 फराडे। अब प्रे की बारी, उसने बोला 0.2 मोल ऑफ 0.2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस है, Mg2 पॉजिटिव आयंस है। तो टोटल पूरी वैल्यू आई, पूरी वैल्यू आने के बाद क्या बोला है 6500 कूलम्ब होता है, किसके इक्वल होगा 1 फराडे के इक्वल होगा। फिर मैंने बोला देखो पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट की, ये पूरी 1 फराडे होता है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आया 2 फराडे। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम पॉजिटिव का आयन से, यहाँ पर कितना एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आया 1 फराडे। मैंने कंपेयर करा था, देखो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल थी 1 फराडे के, तो मैंने किसके इक्वल लिखा। और फिर बात आई ये सारी वैल्यू 1 फराडे के इक्वल, तो 0.1 से अगर 1 फराडे को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 0.1 फराडे, 0.1 फराडे 1 फराडे 0.1 फराडे। अब इसी तरह पूछ रहा हूँ जी, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ 0.4 कैसे, देखो जी कितना चार्ज है 2, मोल कितने हैं, ये मोल का होगा जी, पूरा काम कंप्लीट यहाँ से 0.2 मोल थे। ओके, ये कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ पर कितने हैं 2 है जी, कितने हैं, तो किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से मल्टीप्लाई होगी। ये पूरा डाटा किसके इक्वल आता है 96,500 के इक्वल, इतना डाटा 1 फराडे के इक्वल था। अब 2 इंटू 0.2 कितना होगा 0.4 इंटू, ठीक है आई बात समझ, अपना तो बन जाएगा, डन है जी। एक क्वेश्चन और फिर अगर डन है तो हर्षिता बताएगी सबसे पहले। 0.4 मोल ऑफ 0.4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, बोलो, जो बोलते रहोगे लिखता रहूँगा। 6.023 इंटू 10 की पावर, और जी 1 मोल की वैल्यू, ये 1 मोल की वैल्यू थी 0.4 इंटू, फिर आगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, 19 ये पूरा डाटा किसके इक्वल था 1 फराडे। 0.4 इंटू क्या 3 कितना आएगा 4 थी 12, 1.2 फराडे, मैं गुणाए को करना दे नीचे भाग दूँगा छोरी। 0.4 इंटू 3 4 थी 12, याद रहे 4/10 गुणा 3, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले की मल्टीप्लाई, तो 4 थी 12, 12/10 तो 1.2 डन है जी। इतनी बात है समझ में, सारा खेल इसी का, जिसके बाद बिल्कुल आसान है। अगर ये कैलकुलेट करना आता तो एक फार्मूला लगाना, क्वेश्चन अप्लाई करो, क्वेश्चन हो जाएगा, वरना तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म। मेन मकसद यही है जो काम आएगा।
पक्की बात, बढ़े आगे क्या इसके ऊपर और कुछ कराऊं? काफ़ी है, काफ़ी है। देखो अब उसने सबसे पहले ये लिख रखा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू है 6.023, इसने लिखा एन इलेक्ट्रॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल की वैल्यू होती है। इतनी दूर बैठ गया कि मैं तो समझ में आवा ना, तो फिर उड़ा ना आ जा, इसके ऊपर बैठाए बैठ जाए तुम और कोई 6.023 इंटू 10⁻23 आपके पास। ये 1 Na होता है, एवोगाड्रो नंबर। Na क्या होता है? 1 मोल की वैल्यू और एवोगाड्रो नंबर वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी जी। Na एवोगाड्रोज नंबर बोला जाता है। इक्वल किसके? 96,500 कूलम्ब्स के। वो किसके इक्वल होता है? 1 फराडेज के इक्वल होता है। उसने बोला अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एक्वस आयन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या मिलता है? सोडियम। अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं तो जो मेरे को सोडियम मिल रहा था कैथोड पर मिला था एनोड पर। इस तरह कॉपर 2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट किस में हो जाए? कॉपर में। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस ब्रिजेस? नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर। गेन करने वाले स्पेसेस क्या आपके पास? रिडक्शन हो रहा है। वैसे नॉन मेटल आपके पास, लेकिन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब इसने सारी बातें बता रखी है। 1 मोल 1 फराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है जी। इसने कुछ इस तरह से लिख रखा है, NF चार्ज जब डिस्चार्ज होगा तो 1 मोल ऑफ आपको क्या मिल रहे हैं? Mn पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं। जब 1 फराडे डिस्चार्ज होगा तो कितने मिलेंगे? 1/n मोल ऑफ Mn पॉजिटिव आयंस। तो किसके इक्वल? 1 मोल किसके इक्वल है? 1 फराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल। मैंने आपको क्या समझा दिया है? डायरेक्ट समझा दिया। 1 मोल किसके इक्वल? 1 फराडे के इक्वल। इसने लिख के दिखा रखा है कि अगर NF चार्ज आपके पास क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है क्या? कि जो किसके इक्वल है? 1 मोल ऑफ Mn पॉजिटिव आयंस के। अगर 1 फराडे डिस्चार्ज हो रहा है तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/n मोल ऑफ Mn पॉजिटिव की, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के आयन के। आप सिंपल जो मैंने समझा आप उस हिसाब से याद रखोगे। फिर फ्राडे फर्स्ट लॉ आता है आपके पास, ये आपको लिखना होगा। आज अपना काम कीजिए। लॉ सबसे पहले आप याद रखोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। आपके पास ये बात क्या कह रहा है कि आप जितना ज़्यादा चार्ज क्या करोगे जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या तो डिपॉजिट हो रहा है या क्या हो रहा है? लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा चार्ज क्या होगा आपके पास? फ्लो होगा आपके पास, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपके पास? कोई भी सब्सटेंस वो डिपॉजिट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? लिबरेट हो रहा होगा जी। इसका मतलब पता है क्या है? अगर देव सर बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग में हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, वैल्यू कहाँ गई? ये वाली 2 प्रोसेस नज़र आ रही है जी आपको। ये इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है आपके पास? रिड्यूस हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, घट रहा था आपके पास। ये कितना ज़्यादा आपके पास जो इलेक्ट्रोड था, जो इलेक्ट्रोड की रोड है, वो कितना ज़्यादा आपके पास पतली होती जाएगी, टूटती जाएगी, घटती जाएगी। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? कितना ज़्यादा आप क्या फ्लो कर रहे हो? चार्ज फ्लो कर रहे हो जी। इसका मतलब यही है, वो बस यही समझाना चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। जब आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने दो, एक एनोड, दूसरा क्या था? कैथोड। जो कैथोड था, इस पर देव आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोड की रोड है यहाँ पर क्या है? इसकी थिकनेस क्या हो रही है जी? इंक्रीज हो रही है। और इसकी थिकनेस क्या होती है? रिड्यूस होता जा रहा है जी। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा? एक रिड्यूस होता जाएगा, दूसरा क्या उस पर डिपॉजिट होता जाएगा आपके पास। यही बात ये कहना चाहता है किस में? फर्स्ट लॉ है जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही बात बताना चाहता है कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द सॉल्यूशन। अब इसने बोला जो W है आपके पास,
वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है। क्या वो आपके पास क्या है, चार्ज है, तो दोनों चीजें एक दूसरे क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q। क्या वो आपके पास क्या, चार्ज। W इक्वल किसके होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है जी। तो आप W किसके इक्वल लिखोगे, ZQ के इक्वल लिखोगे जी। इतना लिखा, इतना लिखने के बाद वो बोल रहा है व्हेन चार्ज आपके पास क्या 1 कूलम्स देन W इज इक्वल टू क्या आपके पास Z। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय 1 कूलम्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वो आपसे कभी कभार पूछेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे जब आपने चार्ज कितना पास किया, 1 कूलम्स पास किया, तो जितना अमाउंट आपके पास सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ है वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा जी। जरूर याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है क्या, जेड होगा। वो कब, जब उसने चार्ज कितना रखा, 1 कूलम्स रखा है जी। छोटी छोटी बातें पूछेगा इसमें, जब 1 नंबर का टॉपिक, 1 या 2 नंबर में। फिर बोलता है लेट 1 एम्पियर करंट इज पास्ट टिल आपके पास टाइम t सेकेंड। आपने 10th क्लास में पढ़ा, जो आपके पास करंट होता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम आपके पास। अगर मैं यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट सेकंड या पर टाइम में आपके पास किसी भी वायर में से, वो क्या होता है आपके पास, करंट होता है। तो आपने बोला जो करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट क्या होगा, टाइम। चार्ज सी से या किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, सी से तो नहीं रिप्रेजेंट करते, क्यू से रिप्रेजेंट करते। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करो, क्यू डिवाइडेड बाई क्या, टी। किसके इक्वल, करंट के इक्वल। करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हो, आई से। तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, करंट इनटू टाइम के। तो इसने बोला कि चार्ज किसके इक्वल, करंट इनटू टाइम। तो जैसे क्यू की वैल्यू रखेगा, जेड किसके इक्वल आएगा ना, डब्ल्यू आएगा जेड इंटू आई इंटू किसके, ठीक है। इतनी बात ठीक है। देखो फार्मूला बनता है आपके पास, वेट जितना डिपॉजिट हुआ किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट करंट इनटू टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, आपको टाइम दे दे आपके पास 2 सेकंड है, करंट कितना था 0.1 एम्पियर था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो आप कैलकुलेट करके बोलोगे कि 0.2 आंसर आएगा आपके पास। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो, कोई बात कुछ नहीं हो, ओनली क्या लिखा फार्मूले में। फिर बोला 1 फराडे किसके इक्वल, 9500 कूलम्स के इक्वल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बात अभी करके आ चुके हैं, डन। अब वो बोल रहा है 1 फराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस एट कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। आपके पास वो बोल रहा है जो 1 फराडे ऑफ ए चार्ज रिक्वायर्ड और लिबरेटेड डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। इक्विवेलेंट की बात करता है, इक्विवेलेंट पता है क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, चलो बताऊंगा इसके बारे में। अब बात आती है कि आपके पास Z क्या होता है, Z की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड किससे कर दोगे, 96,500 से। फिर यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, Z की। इसने बोला जो E इक्विवेलेंट वेट देन E ग्राम विल बी लिबरेटेड बाय 96,500 कूलम्स। जो 1 कूलम्स कितने वैल्यू लिबरेट करेगा, इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड किससे कर दोगे, 96,500 कूलम से। तो बाय डेफिनेशन आपके पास Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाई 96,500। वैल्यू पुट कर दोगे, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ फराडे के इक्वल आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बना है। इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं एक ग्राम इक्विवेलेंट तो आपके पास वही होता है, इक्विवेलेंट मास को किससे डिवाइड कर दो, 96 ना उससे, उसके n फैक्टर से, ठीक है। और Z की वैल्यू आपके पास क्या होगी, E आपके पास क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपके पास। फिर उस इक्विवेलेंट वेट को किससे डिवाइड करेगा, 96,500 से। इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, मोलर मास को किससे डिवाइड करेगा, n फैक्टर से। तो फार्मूला बनता है W किसके इक्वल आएगा, E बाई 96,500। आपने किसकी वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से आ गए भाई साहब, कहाँ निकला,
जेड की वैल्यू पुट कर दोगे और आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ फैराडे। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन connected in a series, then weight of substance deposit or liberated are in the ratio of their respective equivalent weight। जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, W1/W2 किसके इक्वल होगा, E1/E2 के। अभी मेरे बताना बसता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये आपको नहीं पता होगा, बड़े अच्छे से जानता हूँ जी। गोल्डन के पॉइंट लिखे ये तो बाद में बात करते हैं। इसके बाद क्या लिखे, इसके न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। देखो जी, मैं आपको इक्विवेलेंट वेट समझा देता हूँ। वो बात करता है, जैसे मैं किसी एसिड की बात करता हूँ या बेस की बात करता हूँ। सबसे पहले एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, HCl। अगर HCl के मोलर मास की बात करो तो मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना होगा 36.5। अब ये HCl है, HCl कितनी H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा आपको, 1 H पॉजिटिव। N फैक्टर क्या होता है, जितने H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है वो इसका क्या होगा, N फैक्टर। अब ये मोलर मास था जी, डिवाइड किससे कर दिया, N फैक्टर से। जब मोलर मास को N फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, इक्विवेलेंट मास मिलता है। आप बेस की बात करते हो, आपके पास बेस है जी। अब उस बेस को आप डिवाइड कर दो, उसके कितने, जब बेस है वो डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। NaOH का मोलर मास कितना होगा जी, 40 होगा, 40 होता है, 23 और 1 24, 40। कितने OH रिलीज कर रहा है, 1, तो किससे डिवाइड करोगे, 1 से। 1 इसका क्या, N फैक्टर। जो एसिड जितने H पॉजिटिव देता है वही उसका N फैक्टर होता है। कोई बेस जितने OH नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है वही उसका क्या होता है, N फैक्टर। किसके इक्वल आएगा ब्रिजेस, इक्विवेलेंट मास के। आप किसी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कोई बोले कि सोडियम है जी, सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो इसका मोलर मास कितना है 23, डिवाइड किससे करोगे, इसकी वैलेंसी से। वैलेंसी कितनी है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 23। ये दोबारा बताना। एसिड क्या होता है, एसिड एसिड होता है जो कि H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। आप बात करो H2SO4 की, आपने लिखा HCl, आप बात करते हो H2SO4, आपने बात की HNO3। यहाँ पर HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। HNO3 ब्रेक होगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। यहाँ पर एक H पॉजिटिव है तो N फैक्टर कितना होगा 1, इसमें कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, इसके मोलर मास से डिवाइड करता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह बेस, अगर बेस की बात करते हैं, उसने लिखा कैल्शियम OH की होल ट्वाइस, ब्रेक कर दो इसको, करना आता है ब्रेकअप खेलना आता है। कैल्शियम और क्या लिखोगे OH, जो OH के बेस में है वो किसकी पावर में जाएगा, कैल्शियम। कौन सा साइन, पॉजिटिव। जो कैल्शियम के बेस में वो किसकी पावर में जाएगा, OH, तो क्या OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव, और जो इसके बेस में होता है मल्टीप्लाई खुद से होता है,